हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 10th विज्ञान चैप्टर नंबर 11 चल रहा था, कार्य ऊर्जा व शक्ति। आज हम इसका पार्ट 10 पढ़ने वाले हैं। 10वां पार्ट इसका हम पढ़ेंगे और जिसमें हम पढ़ेंगे सौर प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा संयंत्र। सौर प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा संयंत्र। तो हमने इससे जो प्रीवियस वीडियो था तो उस वीडियो के अंतर्गत हमने जो है वो विभिन्न ऊर्जा संयंत्रों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कोयला संयंत्र है उसके बारे में पढ़ लिया था। उसके साथ साथ नाभिकीय संयंत्र है उसके बारे में पढ़ लिया था। उसके साथ साथ जल विद्युत संयंत्र है उसके बारे में भी हमने जान लिया था। अब हम आज पढ़ेंगे सौर प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा संयंत्र। ये ऊर्जा संयंत्र क्या होते हैं इसके बारे में हम ध्यान से देखते हैं। अब ये जो टॉपिक है तो इसमें ये थ्योरेटिकल बेस्ड है, तो आपको इसको ध्यान से सुनना है और उसके अकॉर्डिंग इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं उसके ऊपर हम विचार करेंगे। तो देखना, इसमें सौर प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा संयंत्र ये क्या होते हैं। अब देखो, हमने देखा है कि हमने सामान्यतः सौर प्लेटें देखी हैं, उसके बारे में भी हमें पता है। तो ये जो सौर प्लेटें हैं वो घरों में जो छतें होती हैं उन छतों के ऊपर इनको लगाया जाता है, किनको, सौर प्लेटों को, जिनको सौर पैनल कहते हैं। और उनसे हमें फिर ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसका उपयोग हम विभिन्न दैनिक जो भी कार्य हैं उनमें हम आसानी से कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना, सौर प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा संयंत्र। तो ये जो संयंत्र होते हैं उनको खुली जगह या छतों पर सौर पैनल लगाए जाते हैं। और ये जो सौर पैनल होते हैं, जो सौर प्लेटें होती है, सौर पैनल, तो ये सौर प्लेटें जब आपस में बहुत सारी लगाते हैं तो उसको सौर पैनल कहते हैं। और ये जो सौर पैनल होते हैं उसमें कौन से सेल होते हैं? वोल्टीय सेल होते हैं। कौन से सेल होंगे? वोल्टीय सेल। किस में होते हैं? सौर पैनलों में, ठीक है। और जैसे जैसे हम बात करते हैं, ये हमारे पास कोई प्लेट है, ठीक है, और इसी प्रकार ये कोई दूसरी प्लेट है, ठीक। ये एक सौर पैनल हम सामान्यतः बात करते हैं। तो सौर पैनल है वो सौर प्लेटों का समूह होता है और इसमें कौन से सेल लगे होते हैं? वोल्टीय सेल लगे होते हैं। कौन से सेल होते हैं? वोल्टीय सेल। और जब सूर्य की प्रकाश की किरणें, जैसे मान लो यहाँ पे ये सूर्य है, ये सूर्य की प्रकाश की किरणें ये इस प्रकार जब सूर्य के प्रकाश की किरणें इस सौर पैनल पर गिरती हैं या आपतित होती है तो सेल प्रकाश के फोटोन ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित अवस्था में ले आते हैं। जैसे मान लो यहाँ से सूर्य की प्रकाश किरणें जो हैं वो इन प्लेटों के ऊपर गिरती है, तो इन प्लेटों में कौन से सेल होते हैं? वोल्टीय सेल। ये वोल्टीय सेल क्या करते हैं? जो फोटोन होते हैं, जो सूर्य की प्रकाश की किरणों से प्राप्त जो फोटोन होते हैं, इन फोटोनों को ये वोल्टीय सेल ग्रहण करके किसको उत्तेजित कर देते हैं? इस वोल्टीय सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित कर देते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते हैं तो उससे जो सेल है वो उसमें धारा का प्रवाह होता है। सेल क्या होते रहते हैं? चार्ज होते रहते हैं। तो ये कुछ बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। और ये आवेशित कण विद्युत धारा के रूप में परिपथ को विद्युत प्रदान करते हैं। यानी वोल्टीय सेल में जब सूर्य के जो प्रकाश है इन सौर पैनल पे आपतित होता है तो सौर पैनल में उपस्थित वोल्टीय सेल सूर्य से प्राप्त फोटोन को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके
इन सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित कर देते हैं और उत्तेजित करने से इन सेल के अंदर कौन सी धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित करती है और इस धारा का उपयोग हम दैनिक जीवन में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको कुछ बातें वो ध्यान में रखनी है। वर्तमान में इस तरह के छोटे छोटे संयंत्र घरों की सतह पे लगाए जाते हैं। देखना वर्तमान समय में ये जो है संयंत्र है वोल्टेज सेल से रिलेटेड यानी सौर पैनल घरों की जो छतें होती है उसके ऊपर लगाए जाते हैं और ये जो प्लेटें होती हैं या सौर पैनल होते हैं इसमें दो तरफा मीटर लगा दिए जाते हैं। क्या लगा देते हैं? दो तरफा मीटर लगा देते हैं जिससे जो घर की आवश्यकता से अधिक ऊर्जा विद्युत प्रदाता कंपनी को मिलती है। यानी इससे दो फायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि ये जो सौर वोल्टेज सेल होते हैं उससे जो ऊर्जा मिलती है उसका उपयोग हम घरों में अपने दैनिक जो कार्य हैं उनके लिए कर सकते हैं। उसी के साथ साथ दूसरा जो मीटर जो होता है उससे जो अतिरिक्त ऊर्जा है वो ऊर्जा जो ऊर्जा प्रदाता कंपनी है उनको ट्रांसफ़र की जाती है और ऊर्जा प्रदाता की जो कंपनी होती है वो बदले में व्यक्ति को या जिसके द्वारा ये जो सौर पैनल से प्राप्त ऊर्जा है दी जाती है उस व्यक्ति को उचित मूल्य दिया जाता है विद्युत के रूप में। उचित मूल्य उस व्यक्ति को विद्युत प्रदाता कंपनी के द्वारा दे दिया जाता है। अर्थात हम बोल सकते हैं तो उसका उचित विद्युत का उचित भुगतान जो है वो कर दिया जाता है उसे विद्युत प्रदाता जो कंपनी है उसके द्वारा। ठीक है, अब इसी प्रकार हमें पता है कि जो हम जनित्र देखते हैं सामान्यतः पेट्रोल व डीजल से चलने वाले, पेट्रोल व डीजल से चलने वाले जनित्र जो है वो हम सामान्यतः देखते हैं। विभिन्न जो कार्यालय हैं, प्रतिष्ठान हैं, विभिन्न कार्यालय हैं और सार्वजनिक प्रतिष्ठान हैं, कोई बड़ा उद्योग धंधे हैं तो उनमें हम जनित्र देखते हैं। पेट्रोल व डीजल से चलने वाले जनित्र हम देखते हैं। इसी प्रकार सामान्यतः हम घरों में क्या लगाते हैं? घरों में इन्वर्टर लगाते हैं। घरों में इन्वर्टर, तो उसमें भी यही सेल होती है जो बैटरीज होती हैं उनमें जो इन्वर्टर से विद्युत है वो इन्वर्टर अवशोषित करके उस बैटरी को चार्ज करता है। जब विद्युत कट होती है तो उस स्थिति में वापस जो ऊर्जा है वो प्राप्त की जा सकती है उस बैटरी के माध्यम से। ठीक है, बैटरी में जो रासायनिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में बदलती है और जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो उसको पुनः चार्ज किया जा सकता है। तो जो रासायनिक ऊर्जा होती है बैटरी में, रासायनिक ऊर्जा, उस रासायनिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित किया जाता है? विद्युत ऊर्जा में। अब देखो इसमें बात यही है कि हम जो जनित्र हैं, जो पेट्रोल और डीजल से चलने वाले जनित्र हैं वो हमारे जो कार्यालय होते हैं, ठीक है, और सार्वजनिक स्थल होते हैं या कोई फर्म होता है या कोई फैक्ट्री होती है वहाँ पे हम इस जनित्र का उपयोग करते हैं। इसी के साथ साथ ये जो इन्वर्टर होते हैं जिसका हम विद्युत के रूप में घरों में उपयोग करते हैं तो सभी में किसका उपयोग किया जाता है? बैटरी का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? बैटरी का उपयोग किया जाता है। और ये जो बैटरी है वो रासायनिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित करती है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और जब ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, निरावेशित हो जाती है, उस स्थिति में हम उसको पुनः आवेशित कर सकते हैं या हम बोल सकते हैं उस स्थिति में उसको आवेशित किया जा सकता है। तो ये कुछ बातें हैं वो आपको इसमें ध्यान में रखनी है। अब हमारा अगला पॉइंट होगा विद्युत ऊर्जा के कुछ उदाहरण। तो विद्युत ऊर्जा के कौन कौन से उदाहरण हैं तो उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं।
अगला पॉइंट है विद्युत ऊर्जा के कुछ उदाहरण। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं, जैसे कुछ उदाहरण देते हैं कि एक कार बैटरी जो है वो रासायनिक क्रियाओं के द्वारा उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। जैसे हम बात करते हैं कार की बैटरी की। अब कार की जो बैटरी होती है उसमें क्या होते हैं, रसायन होते हैं। ठीक है, और रसायन जो होते हैं तो उन रसायनों से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, बनते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन है वो किस रूप में गति करते हैं, विद्युत धारा के रूप में गति करते हैं। विद्युत धारा के रूप में गति करते हैं। तो ध्यान रखना, कार बैटरी में जो रसायन होते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन और ये विद्युत धारा के रूप में उसमें गति करते हैं। और ये गतिमान आवेश कार में विद्युत परिपथ को विद्युत ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये आवेश है, गतिमान आवेश है। और कार का जो विद्युत परिपथ होता है, विद्युत परिपथ, उस विद्युत परिपथ में कौन सी ऊर्जा प्रदान करते हैं, विद्युत ऊर्जा प्रदान करते हैं। ध्यान रखना, इसमें बात है कि कार की बैटरी जो होती है उसमें हम सामान्यतः जो जिंक सल्फेट है, H2SO4 है, ये क्या है, रासायन है। अब ये रासायन है वो इलेक्ट्रॉन के रूप में गति करते हैं। और जब इसमें ये इलेक्ट्रॉन होंगे वो विद्युत धारा के रूप में उस बैटरी के जो टर्मिनल्स होते हैं उसके अंदर गति करते रहते हैं। और ये जो विद्युत परिपथ होता है कार का, संपूर्ण जो परिपथ होता है उसमें विद्युत ऊर्जा प्रदान करते हैं। सेकंड उदाहरण की हम यदि बात करें तो हमें पता है कि एक जो बल्ब होता है, सामान्यतः जो लाइट का बल्ब, उसका जब स्विच चालू करते हैं तो बताओ क्या होगा। जब बल्ब का स्विच चालू किया जाता है तो उस स्थिति में जो विद्युत धारा वो परिपथ में होते बल्ब तक पहुंचती है। अब देखना, ये जैसे बल्ब है ऊपर, इस बल्ब को चालू करते हैं तो जाहिर सी बात है जो विद्युत धारा है वो कहाँ से होती जाएगी, परिपथ से होते हुए कहाँ तक पहुँचेगी, बल्ब तक पहुँचती है। सीधी सी बात है कि विद्युत धारा है जब बल्ब के अंदर प्रवाहित होती है तो वह परिपथ से होते हुए बल्ब का जो टर्मिनल होता है या बल्ब का जो फिलामेंट होता है वहाँ तक पहुँचती है। ठीक है, और जब ये विद्युत धारा फिलामेंट तक पहुँचती है तो फिलामेंट क्या होता है, गर्म होता है। क्या होता है, गर्म होता है, अर्थात उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। और जब ये फिलामेंट गर्म होगा तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी, ऊष्मा बढ़ेगी। और जब इस ऊष्मा का मान धीरे धीरे बढ़ता है तो उस स्थिति में ये जो ऊष्मा है वो फिलामेंट को क्या करेगी, गर्म करेगी और अधिक, और एक निश्चित ताप पर जो फिलामेंट है वो क्या रखता है, चमकने लगता है। क्या लगेगा, एक निश्चित ताप पर जो फिलामेंट है वो चमकने लगता है, जिससे हमें बल्ब का जो प्रकाश है वो प्राप्त होता है। ठीक है, या हम बोल सकते हैं फिलामेंट से हमें प्रकाश ऊर्जा मिलती है। फिर से देखना कि जब बल्ब का स्विच चालू किया जाता है तो बल्ब का स्विच चालू करते ही जो विद्युत धारा होती है वो संपूर्ण परिपथ से होते हुए बल्ब तक पहुंचती है। और बल्ब के अंदर हमें पता है एक टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है। और जब ये विद्युत धारा उस टंगस्टन के फिलामेंट तक पहुंचती है तो फिलामेंट धीरे धीरे गर्म होता है और उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। और ऊष्मा का मान एक निश्चित मान होने के उपरांत जो फिलामेंट है
वो चमकने लगता है, अर्थात बल्ब है वो ऊष्मा उत्पन्न करेगा और बल्ब हमें प्रकाश ऊर्जा देगा जब फिलामेंट को उचित ऊष्मा प्राप्त हो जाए उस स्थिति में। तो ये सेकंड उदाहरण आपको इसमें ध्यान रखना है। तीसरा हम बात करते हैं मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी है उसके बारे में, कि मोबाइल फ़ोन की बैटरी है वो किस प्रकार से कार्य करती है। तो हमें पता है कि जो मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी होती है वो उसमें भी रासायनिक ऊर्जा जो होती है, रासायनिक ऊर्जा वो आवेशों के रूप में प्राप्त होती है, आवेशों के रूप में प्राप्त होती है। जो बैटरी होती है उस बैटरी में जो ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा जो होती है वो आवेशों के रूप में प्राप्त होती है, ठीक है। और जिससे आवेश गति करते हैं और ये विद्युत ऊर्जा फोन के परिपथ में गमन करती है और फोन में विद्युत का प्रवाह होता है। और ये जो देखो आवेशों के रूप में प्राप्त होती है, ये आवेश परिपथ में गमन करते हैं, संपूर्ण परिपथ में गमन करेंगे। और जब आवेश संपूर्ण परिपथ में गमन करते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा, विद्युत ऊर्जा फोन का जो परिपथ है उसको मिलेगी। और जब विद्युत ऊर्जा फोन के परिपथ को मिलेगी तो बताओ क्या होगा, बैटरी है वो क्या होगी, चार्ज हो जाती है। क्या होगी, बैटरी चार्ज हो जाती है और फ़ोन में जो विद्युत का प्रवाह है वो होता रहता है। ध्यान से देखना, बैटरी जो होती है उसमें रासायनिक ऊर्जा है और उस रासायनिक ऊर्जा से जो आवेश है वो प्रवाहित होते हैं और आवेश जो हैं वो गति करते हैं और गति करते हैं जिससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है और ये विद्युत ऊर्जा किसको मिलती है, फ़ोन को प्राप्त होती है, ठीक है। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण देखें तो हम एक हीटर या स्टोव को जब विद्युत परिपथ से जोड़ते हैं, जैसे विद्युत हीटर है या स्टोव, जब विद्युत हीटर या स्टोव को परिपथ से जोड़ा जाता है, यानी इसका जो प्लग होता है, इसका जो वायर होता है उसको प्लग के अंदर डालते हैं तो उससे उसका परिपथ पूर्ण हो जाता है, किसका, विद्युत हीटर या स्टोव का। तो गतिमान जो विद्युत आवेश है, अब जैसे इसको परिपथ से जोड़ते हैं तो आवेश जो होते हैं, आवेश गतिमान विद्युत आवेश, ठीक है, ये कहाँ जाते हैं, इन उपकरण में, यानी विद्युत हीटर या विद्युत स्टोव जो होता है उसमें ये गतिमान विद्युत आवेश है वो क्या होंगे, गति करेंगे या जाते रहते हैं और फिलामेंट से ऊष्मा ऊर्जा के रूप में बदलती है और जिसे हम खाना पकाने और अन्य कार्यों में इसका उपयोग कर लेते हैं। तो इसमें देखो क्या होता है, जब विद्युत हीटर को परिपथ से जोड़ा जाता है तो उस स्थिति में जो आवेश हैं ये आवेश परिपथ से होते हुए उपकरण तक जाते हैं, यानी विद्युत हीटर या स्टोव तक जाते हैं। और जब ये आवेश पहुँचेंगे तो उस स्थिति में इसका जो फिलामेंट होता है, जो रोड लगी होती है, फिलामेंट जो होता है, ये फिलामेंट में जैसे आवेश गति करते हैं तो उस स्थिति में फिलामेंट को ऊष्मा मिलती है, फिलामेंट गर्म होता है और फिलामेंट जब गर्म होता है तो ये जो संपूर्ण ऊर्जा है, विद्युत जो ऊर्जा है वो आवेश के रूप में उस फिलामेंट को ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है और जिसका उपयोग हम खाना पकाने और अन्य कार्यों में कर सकते हैं। और एक अन्य उदाहरण है कि जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे व्यक्ति है ये भोजन करता है। अब भोजन का हमें पता है कौन सा पाचन होता है, रासायनिक पाचन। भोजन है उसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स है, अम्ल है, ये सब मिलते हैं और भोजन का कौन सा पाचन करते हैं, भोजन का रासायनिक पाचन करते हैं, ठीक है। और इसका जो कुछ भाग है वो विद्युत ऊर्जा के रूप में, इस ऊर्जा के रूप में, विद्युत ऊर्जा के रूप में हमारे स्नायु तंत्र को प्राप्त होता है। किस ऊर्जा के रूप में, विद्युत ऊर्जा के रूप में हमारे
स्नायु तंत्र को प्राप्त होता है और ये विद्युत ऊर्जा हमारे स्नायु तंत्र से होती हुई कहाँ तक जाती है, मस्तिष्क तक जाती है। कुछ भाग की बात कर रहे हैं, संपूर्ण भाग नहीं। तो कुछ भाग है विद्युत ऊर्जा के रूप में हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है, ठीक है। और इसके बाद हृदय की जो धड़कनें होती है, हार्ट की जो धड़कनें होती है, हृदय की धड़कन होती है, तो उन धड़कनों के लिए किसकी आवश्यकता होती है, विद्युत संकेतों की आवश्यकता होती है। किसकी, विद्युत संकेतों की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना, इसमें एक उदाहरण तो हम देखते हैं कि जो भोजन का पाचन, रासायनिक पाचन होता है, उससे कुछ विद्युत ऊर्जा के रूप में जो है वो जो ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा, वो भोजन के पाचन में प्राप्त होती है। इसी प्रकार जो हृदय की जो धड़कन होती है, तो उससे जो विद्युत संकेत है, तो उससे हृदय की जो धड़कन है उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये आपको एक स्थिति इसमें ध्यान में रखनी है। और इसी के साथ साथ जैसे ही ये विद्युत संकेत जो हैं वो मस्तिष्क तक पहुंचते हैं, कहाँ तक पहुंचेंगे, विद्युत संकेत जैसे ही मस्तिष्क तक पहुंचते हैं, तो उस स्थिति में मस्तिष्क द्वारा जो भी संदेश शरीर के किसी अंग तक पहुंचाए जाते हैं वो विद्युत पल्स के रूप में रहते हैं। अब ये विद्युत संकेत मस्तिष्क तक पहुंचते हैं और मस्तिष्क से जो संदेश है वो कहाँ तक, संपूर्ण शरीर के किसी अंग तक पहुंचाए जाते हैं। तो ये जो संकेत होते हैं वो किस रूप में रहते हैं, विद्युत पल्स के रूप में। किस रूप में रहते हैं, विद्युत पल्स के रूप में रहते हैं, जिससे हमें ये जो है वो हृदय की जो धड़कन है उससे प्राप्त जो संकेत है वो मस्तिष्क से होते हैं, हमारे मस्तिष्क को इसका ज्ञान होता है। विद्युत पल्स के रूप में ये संकेत है वो हम पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार जो है वो हम जो है विद्युत ऊर्जा के कुछ उदाहरण जो दैनिक जीवन में घटते हैं तो उसके बारे में हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार जो है वो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने मुख्य रूप से जो पढ़ा वो पढ़ा सौर प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा संयंत्र, और उसके बाद में हमने जाना कि दैनिक जीवन में ऊर्जा के, विद्युत ऊर्जा के कुछ उदाहरण कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में हमने इस वीडियो के अंतर्गत जाना। और अगला हमारा पॉइंट होगा या अगला हमारा वीडियो होगा, तो उस वीडियो के अंतर्गत हम मुख्य रूप से जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे ऊर्जा का संरक्षण। ऊर्जा को किस प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, तो उसके बारे में हम अगले वीडियो के अंतर्गत विस्तार से पढ़ने वाले हैं।